तो आपके अपने परिवार कैरियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस निरंतर चल रही हैं मैथ की, स्टेट की, और वास्तविक संख्याएं जो थी उसके पीवाईक्यू और जो उसकी थ्योरी थी वो हो गई है। जितने एग्जाम में आए हुए थे क्वेश्चंस उनका कलेक्शन करके पहले थ्योरी फिर उन क्वेश्चनों का करा दिया जाता है, जैसे क्योंकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन बन रहा है और कैसे क्वेश्चन आ रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग जो लोग नहीं देखे हों उनको वो वीडियो जाके वॉच कर लें, फिर अच्छे से क्या है, मैंने वादा किया था कि एनसीईआरटी जो है वो पूरी कंप्लीट कराएंगे। जो 6 टू 10 तक की जो आती हैं वो पूरी कंप्लीट कराई जाएगी, जितना आपका जो लेवल 1 और लेवल 2 में पूछा जाता है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन। तो मतलब है क्या टॉपिक क्या है हमारा, दो चार रैखिक समीकरण, यानी दूसरा वाला जो टॉपिक था वो आज हम समीकरण पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, एक पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट हमारा है एक ही समान, क्या है, एक ही समान दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे क्या है, एक ही समान दो चर वाले रैखिक समीकरण, देखो एक ही समान जो है वो क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। एक ही समान है और ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें कितने चर हैं, दो चर। कौन सा, एक यक्ष है, एक कौन सा एक्स चर है और दूसरा कौन सा है, वाई। एक यक्ष है और दूसरा वाई, यानी दो समीकरण है। रैखिक समीकरण युग्म युग्म व्यापक रूप से दिए गए हैं, a1 x a1 b2 x। अब इसके मतलब है बेसिक देखते हैं, दो चर वाली समीकरण हो गई। अब इसका बेसिक देखते हैं क्या है। अब इसमें क्या है, ज्यामितीय आधार पर कैसे इनको हम व्याख्यायित करेंगे। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन एक नंबर का पॉइंट जैसे दिए गए हैं उनसे बनता है। आप लोग कॉपी कलम उठा लो और लिख लो पॉइंट। अब वैसे हम ऐसा समझा ही देंगे, माइंड में बिल्कुल सेव हो जाएगा। क्या है, एक ज्यामितीय रूप में देखते हैं, यदि एक एक समतल में दो दो सीधी रेखाएं हों। जैसे क्या है, एक समतल में अगर दो सीधी रेखाएं होंगी तभी हम इसको कर पाएंगे, क्योंकि टू वेरिएबल मौजूद हो तो तीन संभावनाएं हो सकती हैं। कितनी, जो समतल में कितनी होंगी, दो रेखाएं होंगी, संभावनाएं कितनी हो सकती हैं, तीन संभावनाएं मौजूद हो सकती हैं। क्या है पहला पॉइंट, क्या है, दो, पहला पॉइंट इसे देखो, दो दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी इंटरसेक्टिंग करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। एक दूसरे को काटती हैं तो वो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग। जो ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट बीच वाला तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। अगर दो लाइन्स हैं तो दो लाइन है तो दो लाइन यहाँ पे माना कि वो जैसे आपको बताया था a1x मान लो, और इसे a2x, इसे क्या है b1x मान लो। यहाँ से a1x हो गया, एक लाइन तुम्हारी हो गई a1x, फिर क्या हो गई b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसे मान लिया दूसरी लाइन क्या थी, a1x प्लस b1x प्लस a1 a1 a2 a1 हो गया था, तो a2x b2y b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से क्या होगा, इसमें भी a1x। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो क्या होंगी, वो पैरेलल लाइंस होंगी। वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो a1x और क्या होगा, a2x होगा, a1x होगा प्लस प्लस b1 b1y होगा प्लस b1y होगा प्लस c1 0 होगा। दूसरी लाइन कौन सी होगी, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, जो संपाती एक दूसरे को क्या करती हैं, जो संपाती हैं तो क्या होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे, क्या है, दोनों रेखाएं आपस में संपाती मतलब एक ही पर होती हैं, जैसे कोलिनियर पॉइंट होता है, एक ही पॉइंट होता है तो उस टाइप से क्या होती है, कोलिनियर। तो मतलब है, तो इस टाइप में देखते हैं तो ये क्या होगा, एक ही पे होंगी तो क्या होगा, संपाती होती हैं, तो इसी पे क्या होगा, a1x होगा और b1x और प्लस प्लस क्या होगा, c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन यहीं पे क्या हो गई, a2x प्लस b2y प्लस b2y b2 b2y क्या होगा, a2x प्लस b2 क्या होगा, b2 a2x प्लस b2y a2x 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 प्लस b2 b2y
प्लस एक्स सी टू, यहाँ पे क्या होगा सी टू इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये ध्यान रखना, यहाँ से थोड़ा प्लस हो गया, प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, अब ये लाइंस हो गई, ये चीजें आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गए। अब हम देखते हैं इनको कैसे लोकेट करते हैं, कैसे इनके पे सवाल बनते हैं सीधा सीधा। ठीक, तो सीधा सीधा सवाल बनते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्ट लाइन। कॉन्सिस्ट लाइन तो क्या होती है, कॉन्सिस्ट लाइन कौन सी होगी, संगत युग्म। कॉन्सिस्ट कौन सा होगा, संगत युग्म। अगर संगत युग्म होगा, कैसा होगा युग्म, संगत युग्म होगा। कॉन्सिस्ट युग्म, देखो कॉन्सिस्ट पे है, संगत युग्म हो गया। अगर संगत युग्म हो जाएगा, अगर ये क्या होगा, संगत युग्म हो जाएगा, कैसा होगा, संगत पेयर हो जाएगा, तो इसमें कैसी लाइंस होगी, तो इसमें क्या होती है, संगत पेयर में क्या होता है, एक एक्स अक्ष होता है, डायरेक्ट एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया, एक ऐसा है, एक वाई एक्सिस हो गया। ठीक, एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया। अब क्या होता है, एक एक्स एक्सिस हो गया तो इसमें एक एक्स अक्ष है, ये क्या हो गया, एक एक्स अक्ष है, या इसे लिख सकते हैं, क्या है, इंग्लिश में डाल देते हैं, हिंदी में आप लोग समझ लेना, एक्स अक्ष लिख लेना। ठीक, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब देखो इस वाले पहले कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ये देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है प्लस प्लस, क्योंकि ये प्लस लाइन, ये वाली जो होती है एक्स डैश, तो ये माइनस हो जाती है, ये वाई डैश है। देखो ये प्लस लाइन तो यानी वाई प्लस होगा, एक्स माइनस हो जाएगा तो एक्स माइनस हो जाएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट था, ये फर्स्ट चतुर्थांश था, द्वितीय चतुर्थांश हो गया। अब तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक, तो दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे, ये वाली वाई एक्स भी माइनस है, एक्स एक्स भी माइनस। अब तुम्हारा क्या होगा, फोर्थ चतुर्थांश में जो होगा तो क्या होगा, वाई माइनस होगा और एक्स तुम्हारा क्या होगा, प्लस होगा, वाई माइनस एक्स प्लस होगा। तो ये तुम्हारे हो गए चतुर्थांश। इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा चतुर्थांश में कौन सा है। ये हालांकि ये टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, वहां पे हम अच्छे से इसे एक्सप्लेन करेंगे, कहाँ पे, निर्देशांक ज्यामिति में। अब इसमें कॉन्सिस्ट लाइन में थोड़ा, अब इसको और विस्तृत देखते हैं, इसमें और क्या है, कहाँ से क्वेश्चन हमारा बनता है, वो चीज अब हम देखेंगे। क्या है क्वेश्चन का, देखो इसमें जो जो पॉइंट है आप लोग पॉइंट देखते चलो, और एक बार अच्छे से ध्यान देके देख लोगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा, और परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन बनेंगे। ये तो मेरा, क्योंकि ये आज प्रीवियस ईयर इससे बहुत अच्छे खासे 2-3 क्वेश्चन बने हैं, इससे लमसम में 2-3 क्वेश्चन अच्छे से बने हैं, वो भी बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन बनता है, जो आप लोग कहोगे अरे ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन। तो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन जो है, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन ये हो गई, कौन सी है, ये लाइन मान लिया। ठीक, एक लाइन ये हो गई, इस लाइन को मैंने मान लिया, इस वाली लाइन को मैंने मान लिया a1x, क्या होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये वाली लाइन हमारी हो गई। ठीक, अब इसी को क्या करती है, एक, अब आपने पहली प्रॉपर्टी क्या करता है, किया था, प्रतिच्छेद करती है। क्या क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। अगर लाइन क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, अगर लाइन क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो देखो अब ये यहां से लाइन आई, ये क्या कर रही है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है ना, यहाँ पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इस वाले पॉइंट पे कहीं पे वो प्रतिच्छेद कर रही है, इस वाले एरिया में वो कहीं पे प्रतिच्छेद कर रही है, एक प्रतिच्छेदन, ये क्या होगा, प्रतिच्छेद कर रही है। तो जो ये वाली ग्रीन वाली लाइन होगी तो इसे क्या होती है, a2x प्लस, इसे क्या मान लेंगे, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसका टर्म कहाँ से बनते हैं, इसके क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट में क्या होगा, इसमें क्या होता है a1, ठीक, a1 b1 इज इक्वल टू, और क्या होगा a1 b1, और क्या होगा b1, और सॉरी a1 a2 b1 b2, a1 a2, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, a1 अपॉन a2 होता है, a1 अपॉन a2 होता है, b1 अपॉन b2 होता है,
यहाँ पे क्या होता है, b1 अपॉन b2 होता है, बट ये क्या होता है, नॉट इज इक्वल टू होता है। एक प्रॉपर्टी यहाँ से, अगर इस टाइप से नहीं होगा तो दूसरा फॉर्म में क्या लिखा होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस फॉर्मेट में दिया होगा, c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2, ठीक, इस फॉर्मेट में दिया होगा। अब इसमें से क्या है, देखो यहाँ से अगर जो बाइसेक्ट करती है यानी इंटरसेक्ट करती है लाइन, तो इससे क्या होगा, एग्जैक्टली केवल वन सोल्यूशन होगा, केवल क्या होगा, कोई एक ही सोल्यूशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, केवल एक ही सोल्यूशन प्राप्त होगा, केवल एक ही सोल्यूशन प्राप्त होगा, एक एक ही क्या होगा, एक ही हल होगा, क्या होगा, एक ही हल होगा, क्या यहाँ से प्राप्त होगा, एक ही हल प्राप्त हो जाएगा। तो आपको क्या पता चला, पहला पॉइंट, अगर जब दोनों लाइन क्या होंगी a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 और नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो क्या होगी, संगत होंगी और कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। दूसरा क्या होगा, दो ये कंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट मतलब है, कंसिस्टेंट क्या होगी, ये कंसिस्टेंट मतलब एक हल होगा, तो इसमें क्या होगा, इसे यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, यूनिक यूनिक सोल्यूशन, इसे ही यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन, यानी यही क्या होता है, आपका यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक। अब क्योंकि एक हल है तो यूनिक होगा, जैसे कोई चीज है आपके पास, एक ही चीज है, अगर एक चीज है तो वो आपको अच्छी लगेगी ना, वो बहुत यूनिक लगेगी। अगर वही चीज की जैसे आपको वही चीज आपको 10 चीजें दे दी जाए तो वो क्या है, बेकार लगेंगे। तो इसी वजह से जब एक सोल्यूशन निकल रहा है तो इसका यानी यूनिक होगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा डिस्कस करते हैं क्या है, उसके बाद हम क्या करते हैं, असंगत, कौन सा होगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट लाइंस, क्या है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब है असंगत, क्या होता है, देखो हम बोलते जाएंगे असंगत, बोलेंगे इंग्लिश में भी और हिंदी में लिख देते हैं क्योंकि असंगत युग्म होगा, असंगत युग्म हो जाएगा, क्या होगा, असंगत युग्म यानी इनकंसिस्टेंट युग्म, इनकंसिस्टेंट युग्म कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट युग्म होगा, इनकंसिस्टेंट युग्म होगा। इनकंसिस्टेंट युग्म में क्या होता है, दो चर यानी दो रैखिक समीकरण होती हैं। दो रैखिक समीकरण का यूज क्या होता है, अगर दो रैखिक समीकरण है तो उसमें क्या होगा, इनकंसिस्टेंट में दो रैखिक समीकरण है इनकंसिस्टेंट, तो इसी में भी वही काम होगा, क्या होगा, इसमें भी वही हमें क्या करना है, डायरेक्ट एक्स एक्सिस और वाई एच, इसमें क्या करना है, इनकंसिस्टेंट एक्स एच वाई एच, हम क्या करेंगे, एक्स एच और वाई एच ड्रॉ करेंगे ना, एक्स एच और वाई एच हमने ड्रॉ किया, क्या देखो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया वाई एक्सिस, एक्स एच वाई एच, ठीक। अब इसमें क्या बोला है, असंगत हल, जब असंगत हल होंगे, असंगत मतलब एक लाइन कैसी जाएगी, असंगत हल, एक लाइन जो होगी, एक लाइन इस टाइप से जा रही है, ठीक, एक लाइन इस टाइप से जा रही है, वो कौन सी लाइन है, मान लिया मैंने सपोज किया, क्या है, मैंने सपोज किया a1 x और b1 y और c1 इक्वल टू 0, क्या हुआ, एक लाइन a1x b2 a1x b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है। अब दूसरी लाइन जो है क्या है, दूसरी लाइन देखो क्या है, दूसरी लाइन जो है, दूसरी लाइन ये इसी के पैरेलल जा रही है, क्या इसी के पैरेलल जा रही है, दूसरी लाइन, जो दूसरी लाइन है इसी के संगत जा रही है, दूसरी लाइन जो है, देखो दूसरी लाइन है, अगर दूसरी लाइन है दोनों एक ही संगत, तो इसको भी a2x प्लस b2y और प्लस प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब ये देखो दोनों तरफ तो इसके तो हल, इसमें क्या होगा, इन साइड में कुछ तो इनसे हल तो कोई प्राप्त ही नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, पॉइंट क्या होगा, इसमें पहला पॉइंट क्या होगा,
इस वाले में देखो असंगत है, तो असंगत में क्या होगा, इसका देखो ये कंफ्यूजन बहुत डालता है कि असंगत वाला क्या होगा। असंगत वाले में अगर देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, बाई क्वेश्चन हम इसका समझते हैं। जैसे A1, पहले इसकी हम सीरीज बना लेते हैं, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ये क्या होता है, C1/C2 नॉट इज इक्वल टू होता है A1/A2, B1/B2 और क्या होता है C1/C2। जो चर वेरिएबल्स होते हैं, ठीक, वो क्या होंगे, वो तुम्हारे जो चर वेरिएबल्स होंगे वो समान होंगे, और क्या होंगे, अगर कांस्टेंट वेरिएबल है वो चर वेरिएबल समान होंगे, कांस्टेंट वेरिएबल डिफरेंट होंगे, तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल कैसे होगा, देखो इसकी इक्वेशन देखो। जैसे यहाँ पे मैंने मान लिया, मैंने सपोज किया यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने जैसे यहाँ सपोज कर लिया, क्या सपोज किया, जैसे मैंने 3x यहाँ पे लिया, एक 5x, ये 5y यहाँ पे ले लिया और यहाँ 15 ले लिया। यहाँ पे मैंने लिख लिया दूसरी इक्वेशन 3x 5y इज इक्वल टू 30। अगर इस टाइप से आपको फॉर्मेट में दी है, इस फॉर्मेट में अगर आपको दे रखी है इक्वेशन, अगर आपको इस फॉर्मेट में दे रखी है इक्वेशन वहां पे, तो आपको क्या होगा, देखो ये दोनों, ये तो कट जाएगा, ये भी कट, ये क्या है, ये देखो ये वेरिएबल कट जाएगा, और ये वेरिएबल इससे कट जाएगा, ये वेरिएबल इससे कट जाएगा, दोनों वेरिएबल कट जाएंगे, बचा C1/C2, तो नॉट डिफरेंट हो जाएगा। तो इसमें देखो एक पॉइंट इसमें क्या होता है, इसमें क्या पूछ सकता है, इसमें इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें देखो ये तो सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें क्वेश्चन बन सकता है, इसमें क्या होगा, कोई कोई हल, क्या है, कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। ये कैसी होती है, जब कोई हल नहीं होगा तो क्या होता है, अपरिमित, अपरिमित क्या होता है, अपरिमित होता है, कैसा होगा, अपरि अपरिमित, कैसा होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसमें क्या होगा, नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन, इसमें से दोनों हो सकते हैं, या नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसके दो पॉइंट थे, बेसिक पॉइंट। अब देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या देखते हैं, अब हम देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या देखेंगे अब हम डायरेक्ट, अब हम देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है, आश्रित, क्या होता है, आश्रित, आश्रित युग्म, कैसा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित युग्म। अब आश्रित युग्म जब हमें देखना है, तो आश्रित युग्म जो हमें देखना है, तो आश्रित युग्म कैसा होता है, देखते हैं कैसा होता है। जैसे आश्रित युग्म क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे आश्रित, आश्रित, आश्रित युग्म यानी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा देखेंगे हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल चेक करेंगे हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा हमें वेरिएबल देखना है, सॉरी आश्रित यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी यहाँ पे क्या देखना है हमें, डिपेंडेंट वेरिएबल चेक करना है। कौन सा वेरिएबल हम देखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या करना होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल जब होगा तो यहाँ पे देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए क्या करना होगा हमें, आपको पता ही है, टू पेयर जो है उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक एक्स एक्सिस लेना होगा, एक वाई एक्सिस लेना होगा, दो एक्सिस ले लिया, एक एक्स एक्सिस ले लिया, एक वाई एक्सिस ले लिया ना, एक एक्स एक्सिस ले लिया, वो एक वाई एक्सिस ले लिया, ठीक। अब एक एक्स अक्ष हो गया, एक तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, यानी एक्स अक्ष हो गया, अब ये क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, यानी एक्स एक्सिस हो गया, ठीक। अब इसमें क्या है, अगर बोला है आश्रित, तो जब दो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं देख लो। पहला वेरिएबल वैसे लिख उसका समझा के करते हैं डायरेक्ट। तो पहली लाइंस का जो होगा, देखो इसमें क्या बोला है, पहला ये था, पहला क्या था, ये वाला, ठीक। तो इसका भी देखते हैं, इस वाले का जो वैल्यू था वो एक, इसकी जो इक्वेशन थी a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसी पर डिपेंडेंट है। जो दूसरी जो लाइन है वो इसी पर आश्रित है, वो इसी पे है, वो इसी पे डिपेंडेंट है। देखो वो इसी पे डिपेंडेंट है, वो लाइन इसी पे डिपेंडेंट है, दिख रहा होगा, वो लाइन इसी पे डिपेंडेंट है। ये दोनों लाइन एक ही पे डिपेंडेंट है, क्या है, ये दोनों लाइन एक ही पे डिपेंडेंट है, ये दोनों लाइन क्या है, एक ही पर डिपेंडेंट है।
तो इनको कैसे आप डिनोट करोगे, जैसे a2 प्लस b2 y इज इक्वल टू c2 इज इक्वल टू d0। ठीक, इतना हो गया। अब इसमें ये तो डिपेंडेंट हो गया। अब इसमें पॉइंट क्या क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट इसमें पूछता है असंगत हल कौन सा होता है। इसमें क्या है, अब इन दोनों लाइन को बोलता है, ये दोनों लाइन कैसे किस स्थिति में है, तो ये दोनों लाइन कैसी होती हैं, एक समपाती होती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, समपाती बोलते हैं। ये कैसी होंगी, समपाती होंगी। ये कैसी होंगी, ये समपाती होती है। ये कैसी होती है लाइन, समपाती लाइन होती है। ये कैसी लाइन होती है, समपाती लाइन। अब इनका कैसे क्या बनता है, अब इनमें देखो, इसमें क्या होगा, इसमें देखो क्या क्वेश्चन बनता है, a1/a2। ये चीज देखो, ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप अच्छे तैयार कर रखे होगे, तो क्या होगा, b1/b2 और c1/c2। अब आप लोग जो है, आप लोगों ने अच्छे से मैथ पढ़ा होगा, बट ये कॉन्सेप्ट जो है इनसे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ये क्योंकि प्रीवियस ईयर एनालिसिस किए गए हैं। आप लोग कर तो लोगे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, क्रॉस सेक्शन विधि, मेथड से आप कई मेथड से करोगे, बट क्वेश्चन जब आप करने बैठ जाओगे तो मतलब पसीने छूट जाएगा। छोटा क्वेश्चन होगा, देख के हालत खस्ता हो जाएगी। ठीक, तो बट ये है, आप जब कॉन्सेप्चुअल पढ़ रखे होगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उन्हें क्या कर लो, उन्हें देखते चलो। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, अपरिमित, सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे मिस आउट हुआ था। वो क्या हुआ था, ये वाला जो इसका अपरिमित हल है, तो इसका अपरिमित नहीं है, सॉरी यहाँ पे मैंने कोई हल नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसका अपरिमित हल होगा। वही तो देखो, ये क्या है, यहाँ पे जो है इसका जो होगा, यानी किसका, आश्रित वाले का जो है उसका क्या है, इसके अपरिमित हल नहीं है, इसके अपरिमित नहीं है, अपरिमित, अपरिमित हल, हल है, किसके अपरिमित हल है, अरे यानी इनफाइनाइट हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अपरिमित हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें क्या होंगे, अपरिमित हल होंगे। जब एक ही लाइन पे है तो इसमें क्या होंगे, अपरिमित हल होंगे। इसमें इतने हल होंगे, क्या होंगे, अपरिमित हल होंगे। और ये आश्रित है तो इसे क्या बोलते हैं, संगत भी बोल सकते हैं। इसे आश्रित या संगत बोल सकते हैं। इसमें क्या है, कोई हल नहीं होगा, बट यहाँ पे अपरिमित मतलब असंगत या विरोधी होगा। इस वाले में देख लो, जो अपरिमित वाले में था, यहाँ से क्या होगा, ये कैसे होंगे, विरोधी होगा। ये कैसा होगा, विरोधी होगा, एक दूसरे का विरोधी होगा, समझ रहे हैं, असंगत या विरोधी। ठीक, असंगत, असंगत या विरोधी। अपरिमित हल किसका होगा, अपरिमित हल किसका होगा, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट पेयर का, डिपेंडेंट पेयर का जो होगा वो अपरिमित हल होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखो, अब इसमें देखो क्या है, ये तो हो चुका, मैंने समझा दिया। हाँ, अब देखो, वही देखो, गिवन, गिवन कंडीशन, देखो कंडीशन दे रखी है। अब क्या है, ग्राफिकल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, अलजेब्रिक जो है उसका दे रखा है। ये वाली क्वेश्चन आपने पढ़ा था, ये वाली कौन सी है, a1/a2 b1/b2 नॉट इज इक्वल टू, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। ये कैसी थी, कॉन्सिस्टेंट, तो क्या थी, कॉन्सिस्ट तो क्या थी, संगत, कॉन्सिस्ट थी तो संगत थे। अगर ये टू लाइन काट रही हैं, M1 और M2 बाइसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे वन सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा। तो एक ऐसा वन सोल्यूशन होगा, अगर ये वन सोल्यूशन एग्जैक्टली होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन जब आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यूनिक सोल्यूशन होगा। जैसे एक वस्तु है, एक एक वस्तु आपके पास है, तो आप उसे बहुत बेहतर समझते हो, बहुत अच्छा मानते हो। अगर वही 10 चीजें आपके पास आ जाएं, तो क्या हो जाएगा, तो उनकी कद्र भूल जाओगे। तो क्या होगा, एक जो होता है, अगर एक अकेला है तो उसे यूनिक मानते हैं। ठीक, इसे समझ याद करने का तरीका है। अगर ये देखो, इसमें क्या है, अब क्या है, आश्रित यानी डिपेंडेंट। इसमें क्या है, आश्रित, आश्रित की पहचान क्या है, अगर डिपेंडेंट की पहचान क्या है, केवल डिपेंडेंट की पहचान क्या है, आश्रित, आश्रित जो है, आश्रित की पहचान क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। आश्रित है, तो आश्रित की पहचान क्या है,
आश्रित में बराबर होंगे, सब बराबर होंगे, आश्रित में सब बराबर होंगे, यानी डिपेंडेंट में सब बराबर होंगे, क्योंकि एक लाइन इसी पे जा रही, फिर जा रही, फिर जा रही, कई लाइन एक ही पे जा रही, तो क्या होगा, आश्रित होगी। आश्रित हो जाएंगे तो इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशंस हो जाएंगे, यानी क्या होगा यहाँ पे, अपरिमित हल होंगे, अपरिमित अपरिमित हल होंगे, क्या होगा, अपरिमित हल होंगे। अब यहाँ पे देखो, असंगत, असंगत यानी विरोधी, असंगत, असंगत, असंगत यानी विरोधी, इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपन c2 होता है ना, a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपन c2 होता है ना। इसमें क्या होता है, लास्ट वाला वेरिएबल जो होता है इक्वल नहीं होता है, वो कौन सा हल होता है, देखो पैरेलल लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। अगर जब लाइन पैरेलल हो जाएंगी यार, जब पैरेलल लाइन चल रहा है तो उसको पता ही नहीं कि इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो उसमें सोल्यूशन कोई निकलना ही नहीं ना। तो क्या है, पैरेलल लाइन, तो यानी कि इसमें क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। पैरेलल लाइन से क्या होगा यहाँ पे, इसमें क्या होगा, अलजेब्रिक सोल्यूशन जब आप करने बैठोगे तो न सोल्यूशन होगा। अब डायरेक्ट देखते हैं, चल के हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन भाई कैसे बनते हैं। देखो, एक रैखिक युग्म क्या है, एक रैखिक समीकरण का घात होगा क्या है, द डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की जो आपकी जो थी, इसका मैंने क्वेश्चन क्योंकि बेसिक से लगाया, क्योंकि एक इस टाइप का थोड़ा छूटा था, बट ये है जो नेक्स्ट क्लास जो अभी हो चुकी हैं, पिछली क्लासेस जो हो चुकी हैं, उनमें देखोगे सब पूरे बेसिक्स आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। और अब उनको ना देखा है तो जाके जरूर वॉच कर लो, ठीक, और अच्छे से समझ में आने लगेगा। रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण तो मैंने बताया था, एक्स का मैंने ग्राफ भी बताया था, पिछले क्लास में मैंने एक्स का ग्राफ बताया था, कुछ इस अकॉर्डिंग बनता है ना, एक्स का ग्राफ मैंने कुछ बताया था, एक्स का ग्राफ इस अकॉर्डिंग बनता है, एक्स स्क्वायर का मैंने ग्राफ बताया था आपका, परवलयाकार बनता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, एक्स इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे क्वेश्चन क्या बन जाएगा, जो द्विघात यानी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जैसे इससे क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर बराबर 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 या प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ आप कर लो डायरेक्ट प्लस कर लो, यहाँ आप क्या कर लो, प्लस सी, अब क्या है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से पूछ लिया टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका ग्राफ कैसा होता है, तो पैराबोला होता है, यानी ये क्या होता है, परवलय होता है, ये कैसा होता है, ये परवलय होता है, परवलय होता है, ये कैसा होता है, परवलय होता है। अब ये कैसी होती है लाइन, जैसे इसका है, तो इस वाली का जो आप देखोगे, इस वाली का ग्राफ जो देखोगे तो डायरेक्ट इतना ही नहीं लिखा होता है, ये रैखिक के लिए क्या होता है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, ये रैखिक समीकरण होगा। ये कैसी होगी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन होगी, यानी रैखिक, ये कैसी समीकरण हो जाएगी, ये रैखिक समीकरण हो जाएगी, ये कैसी हो जाएगी, रैखिक, रैखिक समीकरण हो जाएगी, ये कैसी समीकरण हो जाएगी, रैखिक, ये कैसी समीकरण हो जाएगी, रैखिक, यानी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, ठीक। अब जब ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी तो देखते हैं, ठीक। अब क्या होगा, अब आपको पता ही चल गया होगा, अगर लीनियर इक्वेशन हो जाएगी तो अब इसके कॉन्सेप्ट देखो। अब मैं एक इसी आपको पूरा डिस्कस करके बता ही देता हूँ। पहले हम लीनियर के पहले फार्मूलाज बता लेते हैं, फिर इसके बताते हैं टू क्वाड्रेटिक है। पहले लीनियर का, पहले इसका फाइनल करो। लीनियर में आपको समझ में आ गया होगा, इसका फिगर वगैरह ड्रॉ कर लिया होगा, अच्छे से कर लेना, ठीक ठीक। अब देखो क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या पूछा है, रैखिक समीकरण, तो क्या होगा, अगर रैखिक समीकरण का वैल्यू पूछा है, कि अगर रैखिक समीकरण वैल्यू पूछता तो बी अपॉन सी होता है, क्योंकि माइनस बी होता है, बी अपॉन सी होता है। अगर इसकी क्या पूछा है, घात, तो इसकी घात कितनी है, 1, तो इसका आंसर आ गया आपका सी। अगर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें इसमें एक और क्वेश्चन इससे क्या बनता है, इससे क्वेश्चन बनता है मूलों का योगफल। इससे क्वेश्चन जो, अगर इसकी क्वेश्चन पूछता, अगर इसकी डिग्री घात पूछता है, इसकी घात जो अगर पूछता तो इसकी घात होती 2, इसकी घात क्या है, इसकी घात 1 है, लीनियर वाले की घात कितनी, 1। आगे डिस्कस करते हैं इसको, ठीक। अब इसमें क्या है, 2x प्लस 3 a5। अब देखो a1 बराबर क्या हो गया, a1 बराबर 2 हो गया, a2 बराबर 3 हो गया, सॉरी a2 क्या है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्या हुआ, a1 बराबर 2 और b1 बराबर 3, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 5। अब क्या होगा, a2 बराबर 4, b2 बराबर 6, फिर c2 बराबर 9, क्या है, 9 है ना।
C2 बराबर 9। तो अब इसे पुट करते हैं तो A1 अपान A2 B1 अपान क्या होता है B1 अपान B2, यहाँ से क्या हो जाएगा B1 अपान B2 A1 अपान A2 B1 अपान B2 B1 अपान B2 B1 अपान B2 C1 अपान C2। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, देखेंगे कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन इनकंसिस्टेंट है, कौन डिपेंडेंट है ना, कौन संगत है, कौन असंगत है, कौन क्या है, कौन अपरिमित है ना। हल इसमें देखना है, इसमें क्या है, संगत, अद्वितीय, अपरिमित, और में से कोई नहीं। तो इसके हल हमें देखना है। तो इसका देखो क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू पुट कर लो तो 2/4 हो गया, 2/4 हो गया, 3/6 हो गया, फिर क्या हुआ 5/9 हो गया। डायरेक्ट कट जाएगा, 2 1 जा 2, तो इसको डायरेक्ट इससे लिख लो 1/2, 3 से 3 कट गया, और तो 1/2 यहाँ से 5/9। तो ये कैसा आ गया, ये तो क्या हुआ, दोनों इक्वल हो गए, एक नॉट इक्वल टू हो गया। अब तो आपने इसको मैंने पढ़ाया है, क्या मैंने इसमें बताया है, देखो इसमें तो मैंने क्या बताया है, जो नॉट इक्वल टू हो यानी नॉट इक्वल टू हो तो ये कैसा होता है, असंगत होता है। इसमें क्या होगा, असंगत हल। अभी मैंने आपको पूरा बताया था, इसमें क्या होगा, ये विरोधी होगा, नॉट इज इक्वल टू होगा तो असंगत हल होगा। असंगत हो जाएगा, असंगत हल हो जाएगा। अगर इसमें नहीं होगा तो असंगत हो जाएगा। 1 मिनट अभी आते हैं। तो असंगत युग्म जो है A1 अपान A2 B1 अपान B2 और नॉट इज इक्वल टू C1 अपान C2। तो इससे क्या हो गया, कोई हल नहीं होगा। तो आपका कोई हल नहीं होगा, तो इसमें से आपको क्या पता चला, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तो इसमें क्या होगा, असंगत हल, इसमें कोई हल नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, असंगत हल। अब इसी तरह से देखेंगे क्या इनमें से क्या है के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 है। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो देखो अब डायरेक्ट हम यहाँ पे करेंगे और कुछ नहीं, A1 अपान डायरेक्ट जब देखो अब इक्वेशन से अलजेब्रिक जो अगर बैठ जाओगे लोपन प्रतिस्थापन से करने तो इसे भैया बहुत टाइम लग जाएगा, एक दिन लगा दोगे इसे। क्रॉस सेक्शन मेथड से अगर करोगे तो लग सकता है। क्रॉस सेक्शन मेथड इजीली मेथड है, वो बताएंगे आपको कैसे होता है। पहले इससे सीख लो, फिर इसमें पता चल आपको। पहले इससे क्या है, संपाती हल। अब इसमें क्या मैंने बोला, संपाती हल तो आपको डायरेक्ट क्लिक कर जाना चाहिए। संपाती हल जब पूछा गया है तो क्या होगा, पैरेलल संपाती हल। देखो अब संपाती हल है, तो संपाती हल के लिए मैंने क्या बनाया था आपके लिए, एक ये लाइन थी, एक ये लाइन थी, एक 2 लाइन थी, संपाती हल था। ठीक। अब यहाँ पर अगर संपाती हल था तो क्या था, एक लाइन थी वो भी इसी जा रही थी। दूसरी लाइन क्या थी, अगर दूसरी लाइन थी तो वो भी इसी पर एक बाइसेक्ट कर रहे थे, 2 अक्ष थे। अब संपाती हल था तो A1 अपान A2 था और B1 अपान B2 था और क्या था, C1 अपान C2 था, यानी सब बराबर थे। ठीक, यानी सब बराबर थे, तो ये क्या होता है, संपाती हल होता है। तो इसमें A1 क्या है, A1 बराबर क्या लिख लेते हैं, 2 A1। देखो यहाँ लिख लिया A1 A2 A1 हो गया, B1 हो गया, A1 होगा B1 होगा, A1 होगा B1 होगा, C1 होगा, A1 होगा B1 होगा, C1 होगा, A1 B1 C1, A1 B1 C1, A1 B1 C1। अब A2 B2 C2, A2 B2 C2। तो क्या होगा, A1 क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1/2 हो गया। थोड़ा नीचे बढ़ा के लिख लेते हैं, तो ये क्या हो गया, 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1/2 होने के बाद फिर क्या हो गया, क्या होगा, B1 क्या होगा 2, यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, अपन के हो जाएगा। फिर क्या है, 7/14। तो अब हमें कितना है, अगर हम इसको केवल हम दो ही चीज को हम अगर पेयर का उठा लें और उसका सोल्यूशन कर लें तो आपका सोल्यूशन निकल आएगा। तो अगर हम इसका केवल क्या करते हैं, अगर हम इसी का देखो इतने का, केवल इतने का क्या है, अगर हम केवल इतने का ही हल कर लेते हैं, क्या है, अगर हम इतने का ही सोल्यूशन कर लेते हैं तो डायरेक्ट हमको पता चल जाएगा। तो 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, तो k इज इक्वल टू
4। क्या हो गया, k इज इक्वल टू 4। ऑप्शन आपका सी सही हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आया है। अगर विलोपन प्रतिस्थापन अदर अदर टाइप की विधियां लगाने बैठ जाओगी तो दिक्कत हो जाएगा, तो आपको दिक्कत होगा। आगे 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 इसमें क्या है, अगर देखो ये क्या है, ये बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 का है गुणनफल। अब इसमें गुणनफल फल है तो आप गुणनखंड करने बैठ जाओगे। बस इसमें यही चीज देखना है कि गुणनफल है कि गुणनखंड है। तो इसका मैंने टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने इसको मैंने पूरा विस्तार पूर्वक पिछली क्लासेस में मैंने डिस्कस किया है। तो मैंने जब डिस्कस किया है तो क्या डिस्कस किया है वो देख लो। यहाँ पे पहले इस साइड में हम एक कॉलम ले लेते हैं तो ताकि तुमको समझाएं तो थोड़ा और अच्छा है। देखो एक टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमने नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कस कर लिया था। तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। और जो इसे अच्छे से समझना है तो आप जाओगे कहाँ, इसी के प्लेलिस्ट में पूरी देख लेना, जाके पिछली क्लासेस वॉच करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये इक्वेशन बनती कैसे है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस x² अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसमें से क्या पूछा है, अल्फा इंटू बीटा। तो देखो अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या हो गया, सी अपॉन ए। तो क्या हो गया, सी अपॉन सी बराबर 1, सी बराबर 1, ए बराबर 4, तो आंसर आ गया 1/4। आंसर क्या आ गया, 1/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदन रेखा के तब तक रैखिक समीकरण का योग होगा। देखो अब क्या है, यहाँ पे अगर आलेख बनाते हैं, इसमें क्या है, आरेख बनाना है। तो अगर आरेख बनाना है तो इसमें क्या बताया गया था, इसमें क्या था, ये दो लाइन थी, एक एक्स एक्सिस थी एक वाई एक्सिस थी, एक एक्स थी एक वाई थी, एक एक्स था एक वाई था। तो इसमें क्या है, एक लाइन यहाँ प्रतिच्छेद कर रही थी और एक लाइन थोड़ा यहाँ प्रतिच्छेद कर रही थी ना, दो लाइन थी, दो लाइन प्रतिच्छेद कर रही थी। तो पॉइंट यहाँ पे क्या बनता था, एक हल होगा। तो यहाँ पे क्या होता था, एक हल होता था। अगर एक हल होता था तो कैसा हल होता था, देखो एक हल होता था तो कैसी हल होती थी, ये ग्राफ माइंड में बने होने चाहिए। माइंड में जैसे आप क्वेश्चन पढ़ो तुरंत माइंड में ग्राफ प्लॉट हो जाए तभी इनके क्वेश्चन के हल हो पाएंगे, वरना आप मिस आउट करोगे, इसमें बहुत दिक्कत होती है। और ये क्या होगा, का इंडिपेंडेंट और यानी कंसिस्टेंट का मतलब इनकंसिस्टेंट में करोगे, डिपेंडेंट का इनकंसिस्टेंट में कर दोगे, जैसे सब में भसड़ चल जाती है ना, तो भसड़ ना मचे तो इनको ग्राफ अच्छे से तैयार कर लेना। ग्राफ जब प्लॉट हो जाते हैं तब हो जाता है। तो इसमें कौन सा हल होगा, केवल एक ही हल होगा। अब देखो क्या है, समीकरण निकाय x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 5x और 5x प्लस के y इज इक्वल टू 15, इनके अनगिनत हल होंगे। अरे एक चीज यहाँ पे एक मिसप्रिंट यहाँ पे हो गई है, क्या यहाँ पे जो ये 6 है, ये 6 नहीं होगा, के मान होंगे। ये मतलब क्या है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं। अब देखो ज्यादा वो नहीं करेंगे, a1 अपन a2 वही करते हैं, a1 अपन a2, b1 अपन b2, b1 अपन b2, c1 अपन c2, c1 अपन c2। तो इसमें क्या होगा, a1 अपन a2, c1 अपन c2, तो a1 बराबर 1 और a2 बराबर 5। अब क्या होगा, b1 बराबर 2, b1 बराबर 2 और क्या होगा, b2 बराबर k। फिर क्या होगा 3, यहाँ ले लिया 3। अगर क्या हो गया b2 बराबर, यहाँ पे क्या होगा 3, अब क्या होगा c2। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, अगर यहाँ पे क्या होगा 15 हो जाएगा ना। तो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसे हल कर लेते हैं। अब हाँ, ये जैसे इनको ये क्या है, अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। तो अब देखो अनगिनत हल करने वाला कौन सा आपका था, डायरेक्ट अब यहाँ चलो, जो आपको पता चल जाएगा अनगिनत हल होंगे, अपरिमित हल वाले इसमें जाओगे। तो अपरिमित हल वाले में सब आर इक्वल है, क्या है, सब आर इक्वल है। अगर अनगिनत हल है तो सब आर इक्वल है। तो इसी वजह से अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जब अनगिनत हल हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, केवल हम क्या करेंगे, कितना पोर्शन उठा लेंगे, लास्ट का पोर्शन उठाएंगे, डायरेक्ट लास्ट का पोर्शन हम उठाएंगे। कितना कैलकुलेट करेंगे, इतना पोर्शन हम कैलकुलेट कर लेंगे, इतना इतना 2, यहाँ से कितना कर लेंगे 2 अपॉन के, यहाँ पे 3/5, 3/5। इसमें कैलकुलेट जब हम करेंगे
3 3 कट जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू क्या होगा, 5 टू जा 10, तो ए इज इक्वल टू 5 टू जा 10। आंसर आपका बी राइट हो जाएगा, आंसर बी आपका राइट हो जाएगा। अच्छा, एक इसी तरह का क्वेश्चन बैक में देखा था, उसको थोड़ा एक बार और हम लोग को बता दें। हाँ, इस वाले को, अब इसमें क्या था, अनगिनत हल होंगे। हालांकि जो अगर यहाँ से करोगे इसको कितना, अगर इस वाले पार्ट को जो अगर यहाँ से जो हम करते हैं, क्या अगर इस वाले पार्ट को हम केवल यहाँ से उठाएंगे या इतना, तब भी देखो हमारा 4 ही आ रहा है ना। तो जो अनगिनत हल वाला इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप देख लेना, दोनों साइड से करोगे तब भी 4 ही आंसर आएगा। ठीक, अब आगे जो अगर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि नहीं समझ आ रहा है, जो टॉपिक नहीं समझ आता है उसे हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। हालांकि मैं कोई टॉपिक ऐसा छोड़ा नहीं हूँ, बहुत बेसिक से उसका है, जो अगर आपसे कोई नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक, यदि रेखाएं एक बिंदु पर, क्या है, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरण का होगा। देखो, एक रेखाएं क्या है, दोनों बिंदुओं पर क्या है, एक रेखाएं क्या है, यदि एक रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का होता है। क्या होता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तब क्या होगा, उसका हल बताओ भाई। तो उसका हल होगा, अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो हल बताओ क्या होगा। एक बिंदु पर जो अगर होगा तो इसमें क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, कि अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा, इनमें से सभी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो क्या है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो बिंदु समीकरण होगा। अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इसमें कौन सा होगा, अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, इसमें कौन सा होगा कि एक हल होगा। तो अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो क्या होगा, इसमें से कोई, क्योंकि इसमें एक ही हल होगा। इसमें क्या होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो इसमें क्या होगा, एक हल होगा। अब देखो 8 नंबर में देखते हैं क्या है। अब इसका जो है 6 नंबर का, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। ठीक, और आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो आपको समझ नहीं आया हो वो जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। और इसका जो बेसिक है, इसका जो पूरा बेसिक बचा हुआ है वो चल रहा था, आज बेसिक कंप्लीट हुआ, कल जो क्वेश्चन है BYQ तो वो भी आपको, अब इसके जितने प्रीवियस ईयर आए हुए हैं वो मिलेंगे। उसके बाद जब ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, जैसा कि मैंने बताया था शुरू में, कि आपका जो होगा, आपका क्या रहेगा, PYQ उसके बाद होगा। और PYQ क्लियर होने के बाद, PYQ क्लियर हो जाएगा, तब जब तक PYQ चलेगा, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद PYQ, और PYQ तब तक चलेगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। और ये क्या है, ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और अपने भाइयों और बहनों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये टेस्ट जो है, वहाँ का जो पेपर है क्वालिफाइंग एग्जाम है, कोई ऐसा वैसा मतलब इतना एग्जाम मतलब उसका नहीं है, क्योंकि कि हर बच्चे का भला हो जाए, जो एफर्ट नहीं कर पाता है बच्चा, कोर्स नहीं और खरीदने में असमर्थ है, और जानते हो क्योंकि गांव की हालत में बच्चे नहीं खरीद पाते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं, तो उनको जरूर शेयर कर दीजिए करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद।